दोस्तों, जैसा कि ईरान और इजराइल के बीच तनाव अभी भी बढ़ता जा रहा है, ऐसे में इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स पर हमला कर दिया है। जैसा कि यह एक गैस प्लांट था, तो इसका बदला लेने के लिए ईरान ने भी खासकर खाड़ी देशों पर इसका हमला कर दिया है। दोस्तों, आगे हम बात करेंगे कि ईरान ने ऐसे कौन कौन से गैस प्लांट को निशाना बनाया है और आगे इसकी क्या रणनीति होने वाली है। दोस्तों, इतना ही नहीं, ईरान ने कतर, यूएई और सऊदी अरेबिया के कई रिफाइनरीज को टारगेट बनाया है। दोस्तों, जैसा कि कतर केवल अकेले ही पूरी दुनिया को 20% एलएनजी यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्रोवाइड करता है। मतलब यह साफ है कि अब यह वार एनर्जी सप्लाई को टारगेट करने के लिए बनता जा रहा है। लेकिन दोस्तों, यह समझना जरूरी है कि जब इजराइल ईरान पर अटैक कर रहा है, तो ईरान इसका बदला लेने के लिए खाड़ी देशों खासकर सऊदी अरब, कतर और यूएई को निशाना क्यों बना रहा है? उसके तेल गैस प्लांट को निशाना क्यों बना रहा है ईरान? दोस्तों, जैसा कि कतर को एलएनजी यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस का राजा कहा जाता है, इतना ही नहीं, सऊदी अरेबिया को तेल का राजा कहा जाता है। इसके अलावा यूएई को रिफाइनरीज का हब कहा जाता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ईरान इजराइल को टारगेट न बनाकर खाड़ी देशों को टारगेट बना रहा है। तो इसकी सबसे मेन जरिया है कि खाड़ी देश के लगभग सभी देश इजराइल का सपोर्ट करते हैं और ईरान इन्हें अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता आया है। ऐसे में राइटर्स के रिपोर्ट यह दावा करते हैं कि आने वाले समय में अगर ऐसे ही युद्ध जारी रहा, तो खाड़ी देशों में खासकर 120 अरब बैरल तेल का नुकसान झेलना पड़ सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर कतर ऐसे ही गैस की सप्लाई को रोकता जाएगा, तो ऐसे में यूरोप पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ ही भारत सहित दुनिया में इसका क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है। दोस्तों, जैसा कि सऊदी अरेबिया यह साफ कर चुका है कि हम चुप बैठने वाले नहीं हैं और अगर जरूरत पड़ती है तो हम मिलिट्री एक्शन भी ले सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि ईरान पर सैन्य स्ट्राइक खाड़ी देश कर सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, आइए बात करते हैं कि भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, जैसा कि भारत लगभग 80% से ज्यादा तेल का कुल हिस्सा लगभग खाड़ी देशों से होकर आयात करता है। इतना ही नहीं, भारत कतर से एलएनजी यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस की सप्लाई करता है और अगर ये रुका तो भारत में पेट्रोल, डीजल सहित महंगाई में तेजी से वृद्धि देखने को मिल सकती है। दोस्तों, इतिहास गवाह भी है कि 1990 में जब गल्फ कंट्रीज के बीच युद्ध हुआ था, तो तेल के दाम में दोगुना वृद्धि देखने को मिली थी। इतना ही नहीं, 2003 में जब इराक पर युद्ध किया गया था, तो किस प्रकार से ग्लोबल इन्फ्लेमेशन बढ़ा था। कहने का मतलब यह है कि उस समय महंगाई अपने चरम स्तर पर देखने को मिली थी। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि इसका इम्पैक्ट यानी कि प्रभाव भारत के हर एक घर में देखने को मिल सकता है। दोस्तों, साफ है कि यह खबर केवल मिडिल ईस्ट की नहीं है, बल्कि यह खबर पूरे देश की है, आपके घर की है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि किस प्रकार से ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने मिलकर बड़े पैमाने पर अटैक किया था। तो ऐसे में वहां के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनी की मौत हो गई थी एयर स्ट्राइक के द्वारा और इसी कारण नए सुप्रीम लीडर ने बहुत ही कड़े एक्शन लिया था हॉर्मुज़ जलसंधि को लेकर। इतना ही नहीं, उन्होंने बड़े ही पैमाने पर अटैक करके हॉर्मुज़ जलसंधि को अपने कब्जे में ले लिया था और यहाँ से सभी शिपों को गुजरने की अनुमति नहीं थी। कहने का मतलब यह है कि कोई भी शिप ईरान की अनुमति के बिना यहाँ से होकर गुजर नहीं सकता था। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पिछले कुछ दिनों में लगभग 5 से 7 जहाज़ों को ईरान ने निशाना बनाया था। इतना ही नहीं, इसमें एक भारतीय की मौत भी हो गई थी। हालांकि यह दावा किया गया था कि भारत सरकार की तमाम कोशिशों के बाद ईरान ने हॉर्मुज़ जलसंधि से होकर गुजरने के लिए भारत के शिपों को गुजरने के लिए वहां से अनुमति दे दिया था। इतना ही नहीं, ईरान ने पाकिस्तान के कई शिपों को यहां से गुजरने की अनुमति दिया था। इसके अलावा जो भी शिप इजराइल या फिर अमेरिका से संबंधित रहते थे, तो उनको टारगेट बनाकर उस पर हमला कर देता था ईरान। लेकिन जिस प्रकार से अमेरिका और इजराइल के द्वारा ईरान पर बड़े पैमाने पर अटैक किया जा रहा है, तो ऐसे में किस प्रकार से हॉर्मुज़ जलसंधि को लेकर क्राइसिस अभी बना हुआ है। बाकी दोस्तों, अगर आप हॉर्मुज़ क्राइसिस के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।